भारतीय आर्थिक विचार यानी इंडियन इकोनॉमिक थॉट। इस अध्याय का महत्वपूर्ण भारतीय चिंतकों द्वारा आर्थिक विकास में मुख्य योगदानों का विश्लेषण करता है, जिसमें सबसे पहले हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसके बारे में जानेंगे। प्राचीन भारत में आर्थिक विकास के संदर्भ में सूचना के मुख्य स्रोत वेद, उपनिषद, महाकाव्य और पुस्तकें जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। थिरुवल्लुवर का थिरुकुरल प्राचीन दक्षिण भारत में आर्थिक विचार पर प्रकाश डालता है। वेद आरंभिक वैदिक काल के जीवन और कार्य का वर्णन करते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो मौर्य राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक संगठन का विवरण देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र उस काल की सूचना का मुख्य स्रोत है। वह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। वह चंद्रगुप्त मौर्य को नंद का राज्य दिलवाने का उत्तरदायी था। कौटिल्य ने प्रशासनिक विधियों, राजाओं, मंत्रियों और सरकारी अफसरों के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण दिया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पूर्व पुस्तकों पर आधारित है और 15 अध्यायों में विभाजित 430 पृष्ठों में है। उसकी पुस्तकों में विवेचन काफ़ी विस्तृत और क्रमबद्ध है। यह अर्थशास्त्र के सिद्धांत और व्यवहार के लगभग प्रत्येक पहलू की चर्चा करता है। यह शहरों और गांवों की सरकार, न्यायालयों, स्त्रियों के अधिकारों, वृद्धों और निसहायों का पोषण, विवाह और तलाक, लोकवित्त, थल और जल सेना का अनुरक्षण, कूटनीति, कृषि, सूत्र तथा ताई आदि अनेक विषयों की चर्चा करता है। उसकी पुस्तक में कल्याणकारी राज्य पर विस्तृत विचार है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के आर्थिक विचार। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में निम्न मुख्य विचार पाए जाते हैं। पहला, धन। कौटिल्य के अनुसार धन की धारणा का क्षेत्र काफी विस्तृत है। वह धन में मुद्रा, वस्तु, अर्जित धन, लोक या निजी संपत्ति, बहुमूल्य धातुएं, संचित धन, विनिमय और हस्तांतरित तथा विनियोग की शक्ति सम्मिलित करता है। वह धन में श्रम और वन उत्पाद को भी सम्मिलित करता है। उसके अनुसार जिस प्रकार ज्ञान को प्रतिक्षण प्राप्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार धन को भी कन-कन करके प्राप्त करना चाहिए। धन की प्राप्ति हमेशा ही लाभदायक है, अगर उसको एक अच्छी पत्नी, अच्छे पुत्र अथवा अच्छे मित्र के पोषण के लिए या धर्मार्थ उस उद्देश्य से प्राप्त किया जाए। अतः कौटिल्य ने धन को न्याय संगत बताया, जो उचित प्रकार से अर्जित किया जाता है। उसने कहा कि धन का संचय अकाल के विरुद्ध लोगों की रक्षा के लिए अच्छी विधि है। दूसरा है वर्ता। प्राचीन विचारकों ने वर्ता शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विज्ञान के अर्थ में लिया है। कौटिल्य ने कृषि, पशुपालन और व्यापार को वर्ता में सम्मिलित किया है। महाभारत के अनुसार वर्ता विश्व की छत है। यह एक चीज है जो आर्थिक स्थिरता के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। एक शासक के रूप में अपने कार्यों को सफलतापूर्वक चलाने के क्रम में राजा के लिए आवश्यक है कि वह विद्वानों और विशेषज्ञों से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अनिवार्यताओं के बारे में सीखे। तीसरा, कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन वर्ता के महत्वपूर्ण अंग है। ये नए धन के आधारभूत स्रोत माने जाते हैं। कृषि को लोगों द्वारा अपनाए गए व्यवसायों में गर्व का स्थान दिया गया था। शुक्राचार्य का निश्चित विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति जन्म से न ही ब्राह्मण होता है, न वैश्य और न शूद्र। अपने पेशे के आधार पर वे एक दूसरे से भिन्न हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि प्रथम अवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। कृषि की कला प्रवीणता के ऊंचे शिखर को पहुंची और कौटिल्य के अनुसार हमारे प्राचीन विद्वानों ने कृषि तकनीक की सूक्ष्मतम विवरण समझा था। उन्होंने अपनी पुस्तक में फसलों को बारी बारी से उगाने, विस्तृत और गहन खेती, बड़े और छोटे पैमाने की खेती, उर्वरकों का उपयोग, फसल संबंधी बीमारियों और उनका उपचार, नदियों और जलाशयों द्वारा सिंचाई, पशुपालन, बीज चयन, जोतों के विखंडन की बुराई आदि की चर्चा की। उसके अनुसार राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत भूमि राजस्व था। उन दिनों राज्य और समुदाय कृषि के विकास के लिए उत्तरदायी थे, जिसके लिए बेकार भूमि साफ की जाती थी। भूमि का मूल्य इसकी उत्पादकता के आधार पर निर्धारित होता था। व्यापारियों के चुंगल से जोतदारों के बचाव के लिए कृषि उत्पादों की उचित कीमत राज्य द्वारा निर्धारित होती थी।
चौथा, श्रम। प्राचीन मनुष्यों ने 100 वर्षों के लिए श्रम की गरिमा की प्रशंसा की। मनु और कौटिल्य ने मजदूरी के नियमन के लिए विधियों का उल्लेख किया है और मजदूरों और नियोक्ताओं के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए भी विधि की चर्चा की है। कौटिल्य ने दास श्रम के पक्ष में सलाह नहीं दी, किंतु उस समय किराए का श्रम था। कौटिल्य ने श्रमिक अनुशासन के लिए नियम दिए थे। उदाहरण के लिए उसने सुझाव दिया कि एक कामगार जो अवधि पूरा होने से पूर्व अपना काम छोड़ता है, वह अपने नियोक्ता को निर्धारित मजदूरी की संपूर्ण मात्रा अदा करे और राजा को जुर्माना दे। दूसरी ओर, अगर एक नियोक्ता अवधि की समाप्ति के पूर्व कामगार को हटाता है, तो निर्धारित मजदूरी की पूरी मात्रा अदा करे और राजा को जुर्माना दे। पांचवा, व्यापार। स्वर्ण और धातु धन को उत्पन्न करने के साधन माने जाते थे और व्यापार औद्योगिकीकृत पूंजी का योग था। कौटिल्य ने व्यापार की समस्याओं की ओर काफी ध्यान दिया, जैसे राज्य द्वारा व्यापार का नियमन और विकास और व्यापार में प्रयुक्त वस्तुओं पर आरोपित विभिन्न कर। उसने विभागीय एजेंसियों द्वारा वस्तुओं में राज्य व्यापार की भी वकालत की। कौटिल्य ने राज्य को व्यापारियों के काफिलों की सुविधा के लिए भंडार गृहों और विश्राम गृहों को निर्मित करने की सलाह दी, जिसके लिए पुलिस अंगरक्षकों की सिफारिश की। व्यापार केवल तब स्वीकृत किया जाता था जब वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के उपरांत बच जाती थी। छठा, मूल्य। मूल्य के संदर्भ में कौटिल्य के पास संभवतः मूल्य पर कुछ विचार थे जो आधुनिक समयों में प्रासंगिक हैं। हम प्रत्येक वस्तु का मूल्य समय और स्थान के अनुसार ले सकते हैं, किंतु उसका कोई मूल्य नहीं है जिसका विनिमय नहीं हो सकता है। फिर जो भी एक चीज को प्राप्त करने के लिए अदा करेगा, वह अवश्य लागत का ध्यान रखेगा। मूल्य का निर्धारण सरलता या अन्य प्रकार से प्राप्ति और इसकी स्वाभाविक उपयोगिता द्वारा होता है। निष्ठ जनसंख्या। कौटिल्य के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय नहीं था। वेदों ने अधिक विवाहित जोड़ों का समर्थन किया। छोटे छोटे राज्यों में निरंतर युद्ध और अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं के परिणाम स्वरूप ऊंची मृत्यु दर होने के कारण जनसंख्या कभी भी उचित सीमा से अधिक नहीं बढ़ सकती। कौटिल्य का सुझाव था कि अप्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य को उपनिवेशों की स्थापना करनी चाहिए। आठवां, दास प्रथा। प्राचीन भारत में दास को परिवार का सदस्य माना जाता था और अपमानजनक कार्य करने के लिए नहीं कहा जाता था। एक दास पुश्तैनी घरेलू नौकर नहीं था जो निजी अर्जनों का उपयोग नहीं कर सकता था और अपनी संपत्ति नहीं रख सकता था, किंतु आर्थिक रूप में भारे के नौकर से बेहतर था। बौद्ध मठवासी दासों को नियुक्त नहीं कर सकते थे। प्राचीन भारत में दास भी आम लोगों की तरह थे। अतः मेगस्थनीज ने लिखा है, प्राचीन भारत में दास प्रथा की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट और अंतिम, कल्याणकारी राज्य। प्राचीन भारतीय लेखकों के पास कल्याणकारी राज्य का स्पष्ट विचार था। शुक्र के अनुसार राज्य एक वृक्ष है, राजा जिसकी जड़ है और सलाहकार उसकी मुख्य विशेषताएं हैं। सेनापति छोटी शाखाएं हैं, फौज उनके पुष्प पुंज या पुष्प हैं, जनता उसके फल और भूमि उसका बीज है। कौटिल्य द्वारा इस प्रकार का विचार प्रकट किया गया। उसकी राजा की खुशी में, उसके सुख उनके कल्याण में और उसका कल्याण निहित है। कौटिल्य के अनुसार राज्य लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करे और उसके आर्थिक जीवन को पूर्ण रूप से नियमित करे। व्यापार, कृषि, सिंचाई, खुदाई, पशुपालन आदि के विकास के लिए राज्य सहायिकाएं दे, यानी कि राज्य जो है वो सब्सिडी दे। इस प्रकार कौटिल्य के 9 आर्थिक विचार हैं।